जय हिंद दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम लुसेंट जीके की थ्योरी बुक को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमारा जो पार्ट है ये 31 है। इससे पहले हमने 30 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सल्तनत काल में तुगलक वंश। इससे पहले हमने खिलजी वंश पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक होगा तुगलक वंश। तो तुगलक वंश का जो कार्यकाल है हमारा वो है 1320 से, ये 1320 से स्टार्ट होता है और 1398 तक चलता है। 1320 से 1398 तक चलता है, मतलब कुल 78 साल तक यह तुगलक वंश दिल्ली सल्तनत पर रहता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? तुगलक वंश की स्थापना किस राजा ने की थी? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, जबकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी, परंतु तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। 1320 ईस्वी में खुसरो खां की हत्या करके गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। जो खुसरो खां था उसकी हत्या कर दी थी गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में, और तुगलक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। यह किससे संबंधित है? जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने अमीर ए कोही एक विभाग बनाया था। तो यह विभाग किस से संबंधित है? तो ऑप्शन है सेना से संबंधित है, वित्त से, कृषि से, या पेंशन से। तो इसका सही आंसर है कृषि से। जो अमीर ए कोही विभाग है वो कृषि से संबंधित है, जो किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, या नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो इसका सही आंसर है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक जो था वो तुगलक वंश का अंतिम राजा था, जबकि गयासुद्दीन तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक ही रह गया था। जो नासिरुद्दीन महमूद तुगलक है इसका शासन सिर्फ दिल्ली से पालम तक था, क्योंकि इसका जब उस टाइम पे बहमनी राज्य की स्थापना हो चुकी थी, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो जो दिल्ली सल्तनत है वो उसका साम्राज्य काफी जो है वो सिकुड़ गया था, काफी कम क्षेत्र में था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1398 ईस्वी में किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन है हमारे पास गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर है नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इसके शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। कब किया था? 1398 ईस्वी में, और तभी इसी टाइम पे जो है ये साम्राज्य लगभग खत्म हो गया था। 1398 ईस्वी में जो तुगलक वंश है वो लगभग समाप्त हो गया था। नासिरुद्दीन के समय ही मलिक सरवर एक हिजड़ा ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। जो नासिरुद्दीन है इसी के टाइम पे मलिक सरवर ने जौनपुर में जो है एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी, और उसके पहले बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हो चुकी थी और विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना हो चुकी थी, और साथ ही साथ मलिक सरवर नाम का जो व्यक्ति था उसने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी थी। मतलब लगभग तुगलक वंश इस समय खत्म हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहला किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रहला जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स सिराज अफीफ और फिरोज तुगलक। तो सही आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता के द्वारा जो है वो रहला पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहला ने मोहम्मद तुगलक के समय की घटना का वर्णन है। जो रहला पुस्तक है उसमें मोहम्मद बिन जो तुगलक है उसके समय की जितने भी घटनाएं उनका वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में इसमें बताया गया है। फिरोज तुगलक ने जियाउद्दीन बर्नी एवं शम्स ए सिराज अफीम को संरक्षण प्रदान किया है। जो फिरोज तुगलक था उसने जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीम को संरक्षण प्रदान किया था। और जियाउद्दीन बर्नी की किताब का नाम क्या है? रहला। जियाउद्दीन बर्नी की किताब का नाम क्या है? रहला। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
फतुहात ए फिरोज शाही किसकी रचना है? फतुहात ए फिरोज शाही किसकी रचना है? ऑप्शन है इब्न बतूता, जियाउद्दीन बर्नी, शम्स ए सिराज अफीफ और फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक। जो फतुहात ए फिरोज शाही किसकी रचना है? फिरोज तुगलक। और ये फिरोज तुगलक की आत्मकथा है, मतलब फिरोज तुगलक ने ही फतुहात ए फिरोज शाही लिखी है। फतुहात ए फिरोज शाही फिरोज तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज तुगलक की क्या है? फतुहात ए फिरोज शाही इसकी आत्मकथा। जबकि जियाउद्दीन बर्नी की किताब का नाम है रहला। जियाउद्दीन बर्नी की किताब का नाम क्या है? रहला, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया गया है। जबकि फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है? फिरोज शाह तुगलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने सर्वप्रथम सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था? तुगलक वंश का वह कौन सा शासक था जिसने सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करवाया था? तो ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने वह शासक था जिसने सर्वप्रथम सिंचाई हेतु नहरों एवं कुओं का निर्माण करवाया था। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में ली गई अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया था। और गयासुद्दीन ने जो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों की भूमि को छीन लिया था, उसे गयासुद्दीन ने पुनः अमीरों को लौटा दिया था। और गयासुद्दीन तुगलक कौन है? जिसने तुगलक वंश की स्थापना की थी, और यही वह शासक है जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शासक को स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है? कौन सा राजा है जिसको स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा गया है? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो तुगलक है उसको रक्त पिपासु, स्वप्नशील और पागल बादशाह कहा गया है, क्योंकि उसके डिसीजन ऐसे रहते थे जो कि जनता के अगेंस्ट होते थे, मतलब कि उससे पब्लिक को कोई फायदा नहीं पहुंचता था और गलत टाइम पे गलत डिसीजन लेता था और काफी क्रूर था। जैसे कि उसने कर टैक्स को बढ़ा दिया था, तो ऐसे कुछ डिसीजन क्या करते थे उसके, इसलिए उसको स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों एवं दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं भी सनक भरी होती थी, साथ ही उसके काम भी उसके क्रूर कृत्य होते थे और दूसरों के सुख दुख से उसे कुछ मतलब नहीं होता था, इसलिए उसको क्या बोला गया है? स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था? कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है उसने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण दिल्ली में करवाया था। दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। फिरोज काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है। जो फिरोज काल में एक मकबरा बना था जिसका नाम था खान ए जहां तेलंगानी, इसका जो कंपैरिजन है वो जेरूसलम में जो उमर की मस्जिद है उससे किया जाता है। किसका? खान ए जहां तेलंगानी का। और ये कब बना है? फिरोज काल में बना है, मतलब जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल था उस दौरान बना है खान ए जहां तेलंगानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है अनंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? जो बदायूनी है, बदायूनी लिखता है कि अनंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो ये किस शासक के बारे में बोल रहा है? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की जब मृत्यु हुई थी तब ये स्टेटमेंट दिया था बदायूनी ने कि अनंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का। वह सल्तनत काल का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूदी गाजी के मकबरे में गया था। जो दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था वह मोहम्मद बिन तुगलक, जो अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे गया था और बहराइच में सालार मसूदी गाजी के मकबरे में गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। जो फिरोज शाह तुगलक की जो राजस्व व्यवस्था थी, जो टैक्सेशन सिस्टम था, उसके बारे में सही स्टेटमेंट बताना है।
तो फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर 4 प्रकार के कर खराज, खुम्स, जजिया एवं जकात को लगाया था। उसने 24 जो टैक्स थे उनको खत्म कर दिया था और केवल 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे। एक है खराज, फिर खुम्स, जजिया और जकात। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, उसने 24 टैक्स को खत्म कर दिया था और 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे। दूसरा ऑप्शन है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक था। तो ये भी सही है, जो जजिया कर था वो ब्राह्मणों मतलब कि गैर मुसलमानों पर लगाए जाने वाला कर था। तो यह इसने ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था, इसलिए यह स्टेटमेंट भी सही है। फिर दूसरा है सिंचाई कर लगाया जो उपज का 1/10 भाग था। जो फिरोज शाह तुगलक था उसने सिंचाई पर भी टैक्स लगा दिया था, जो उपज का कितना था 1/10 भाग था। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो सभी स्टेटमेंट क्या होंगे, सही होंगे, सारे कथन सत्य है। अब ये जो टैक्स है, जैसे 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे उसने, तो जैसे खराज जो है, खराज का मतलब क्या होता है, वह टैक्स जो गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला भूमिकर, मतलब कि ये जमीन पे लिए जाने वाला टैक्स था, किससे, गैर मुसलमानों से। और जकात जो है वो मुसलमानों पर धार्मिक कर था, जितने भी मुसलमान थे उन पे धार्मिक कर लगाया जाता था, जिसका नाम था जकात। फिर तीसरा जजिया कर, जजिया कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था। और ये जो फिरोज शाह तुगलक है ये ब्राह्मणों पर भी लगा दिया था, इसने जो ब्राह्मण थे उन पर भी जजिया कर लगा दिया था। और खुम्स जो है युद्ध में लूटा गया माल, मतलब कि युद्ध में लूटे गए माल पर जो शासक है उसका कितना हिस्सा होगा, तो वो जो टैक्स होता था उसको खुम्स बोलते थे। तो ये 4 प्रकार के टैक्स लगाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शासक ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित कर उसका नाम दौलताबाद रखा? कौन सा राजा था जिसने जो कैपिटल, जो उसकी दिल्ली कैपिटल थी, उसको स्थानांतरित कर दिया था कहाँ पे, देवगिरी में, मतलब राजधानी परिवर्तन किया था? ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में शिफ्ट कर दिया था, दिल्ली से देवगिरी में शिफ्ट कर दिया था, और उसका नाम रखा था दौलताबाद। देवगिरी का नाम भी बदल दिया था, रखा था दौलताबाद। जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। जो जूना खान था उसी को मोहम्मद बिन तुगलक का नाम पहले जूना खां था, लेकिन जब वो शासक बना तो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ वह शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी योजना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्रियान्वित की गई है? कौन सी योजना थी जो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा क्रियान्वित की गई थी? दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ जमीन होती है, दो नदियों के बीच की जो उपजाऊ जमीन होती है उसको दोआब क्षेत्र बोला जाता था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी थी, मतलब टैक्स उसने दोआब क्षेत्र में बढ़ा दिया था। ये उसका काफी गलत डिसीजन था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, अकाल था। उस अकाल के समय पे ही जो है उसने दोआब क्षेत्र में कर की वृद्धि कर दी थी, इसीलिए इसको क्रूर बादशाह भी बोला जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। दूसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा भी इसने चलाई थी, जो चमड़े की मुद्रा है वो चलाई थी इसने, और साथ ही जो तांबे की मुद्रा थी वो भी चलाई थी। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन भी किया था इसने। खुरासान और कराचिल अभियान, ये भी सही है। खुरासान और कराचिल जो है अफगानिस्तान में पड़ते हैं, तो यहाँ पे जो है इसने ये अभियान भी चलाया था उस टाइम पे। तो ये सारे ही क्या है, सही है। मोहम्मद बिन तुगलक की सारी योजनाएं हैं। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, और साथ ही खुरासान और कराचिल का अभियान। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा एवं तांबा धातुओं के सिक्के चलवाए, जिनका मूल्य चांदी के टंका के बराबर होता था। सांकेतिक मुद्रा के रूप में जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसने कांसा और तांबा की जो मुद्राएं वो चलाई थी, और ये जो उसकी स्कीम है ये फेल हो गई थी, क्योंकि लोगों ने घरों में ही कांसे और तांबे की जो है वो सिक्के बनाने स्टार्ट कर दिए, जिससे बहुत सारे सिक्के हो गए बाजार में, और उससे क्या हुआ, लोगों को नुकसान हुआ। तो ये सांकेतिक मुद्रा का भी डिसीजन इसका बहुत गलत रहा था, और दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि भी इसकी गलत थी, मतलब इसके जो डिसीजन थे वो काफी गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकाबाद नगर किस शासक ने स्थापित किया था? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जो है इसने तुगलकाबाद नगर स्थापित किया था। दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का नगर स्थापित किया। जो गयासुद्दीन तुगलक था उसने दिल्ली के स्थित जो समीप जो पहाड़ियां थी उन पर तुगलकाबाद नगर स्थापित किया था, और ये रोमन शैली में बना था। जो तुगलकाबाद शहर है ये रोमन शैली में बना था,
और एक दुर्ग बना था इस पे, रोमन शैली में एक दुर्ग बना था जिसे क्या कहा जाता है, जिसे छप्पन कोट कहा जाता है। मतलब तुगलकाबाद में एक रोमन शैली में एक दुर्ग बना था जिसका नाम है छप्पन कोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एडवर्ड थॉमस ने किस शासक को प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी थी? प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा किस राजा को दी थी? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियर्स एडवर्ड थॉमस ने कहा था, क्योंकि इसने विभिन्न प्रकार की जैसे सांकेतिक मुद्रा चलाई थी, तांबे और कांसे की मुद्रा चलाई थी, तो इसने विभिन्न प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, इसलिए इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा दी गई है मोहम्मद बिन तुगलक को। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मतलब जितने भी दिल्ली सल्तनत में शासक हुए थे उनमें से सबसे शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। परंतु इसके जो डिसीजन थे वो गलत टाइम पे आने की वजह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता कब भारत आया था? ऑप्शन है 1333 ईस्वी, 1326 ईस्वी, 1290 ईस्वी, 1414 ईस्वी। इसका सही आंसर है 1333 ईस्वी। 1333 ईस्वी में इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता अफ्रीकी मोरक्को यात्री था, मतलब कि ये मोरक्को से आया था, अफ्रीका की राजधानी मोरक्को, वहां से आया था इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया, जो इब्न बतूता था उसको दिल्ली का काजी नियुक्त किया और राजदूत के रूप में इसको चीन में भेजा था। तो मतलब कि यह जो अफ्रीकी यात्री था इब्न बतूता, वह किसके टाइम पे भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की एवं बहमनी शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की, तब दिल्ली सल्तनत पर किस शासक का अधिकार था? जब हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की और बहमन शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना की, उस टाइम पे दिल्ली सल्तनत का राजा कौन था? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है उस टाइम पे राजा था जब बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज तुगलक के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। फिरोज तुगलक के बारे में बताना है हमको। तो 300 नए नगर की स्थापना की थी, तो ये तो सही स्टेटमेंट है, हमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है। तो 300 नए नगर बनाए थे इसने। सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया था, मतलब जो सैनिक के पद थे वो वंशानुगत, मतलब कि जिसका बेटा मतलब जो जिसका पिता सेना में है उसका बेटा भी क्या होगा, सेना में रहेगा, मतलब कि सैन्य पदों को वंशानुगत कर दिया था। खिजराबाद टोपरा गांव में जो है और मेरठ, ये दो जो अशोक के स्तंभ लेख हैं इनको दिल्ली लाया गया था। एक तो खिजराबाद से और एक मेरठ से दो स्तंभ लेखों को दिल्ली लाया गया था। किसके टाइम पे? फिरोज तुगलक के टाइम में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। दूसरा, दासों की देखभाल के लिए दीवाने खैरात की स्थापना की थी, ये गलत है, क्योंकि दीवाने खैरात की स्थापना नहीं की थी, इसने दासों की जो देखभाल थी उसको करने के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना की थी। दीवाने बंदगान की स्थापना की थी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। तो ये वाला ऑप्शन जो है दासों की देखभाल करने के लिए, ये वाला हमारा जो ऑप्शन होगा ये गलत होगा। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने दीवाने बंदगान की स्थापना की। दासों की देखभाल के लिए किसकी स्थापना की थी? दीवाने बंदगान की। जबकि जो दीवाने खैरात था उसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि अनाथ मुस्लिम महिलाएं, विधवाएं एवं लड़कियों की सहायता की जाए, इसके लिए दीवाने खैरात की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर आदि नगर किस शासक ने स्थापित किए थे? मैंने बताया था आपको कि एक शासक था जिसने 300 नगरों की स्थापना की थी, परंतु यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर, तो ये सब किसने स्थापित किए थे? तो ये सब किए थे फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने इन सभी राज्यों की स्थापना की थी, इन सभी शहरों की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक को खलीफा द्वारा कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। जो फिरोज तुगलक था, फिरोज तुगलक को कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलायते फिरोजशाही किसके द्वारा अनुवाद किया गया ग्रंथ है? दलायते फिरोजशाही किसके द्वारा अनुवाद किया गया है? ऑप्शन है बरनी, अमीर खुसरो, अपाउद्दीन या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है अपाउद्दीन। अपाउद्दीन के द्वारा जो है वो दलायते फिरोजशाही नामक ग्रंथ का अनुवाद किया गया है।
फिरोज तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी के विद्वान अपाउद्दीन द्वारा दलायत फिरोजशाही नाम से अनुवाद करवाया। जो फिरोज तुगलक था उसने ज्वालामुखी मंदिर में से कुछ ग्रंथ लेके आया था वो, और उन ग्रंथों को एक फारसी विद्वान था जिनका नाम था अपाउद्दीन। अपाउद्दीन के द्वारा ट्रांसलेट करवाया गया और उस ट्रांसलेशन की गई बुक का नाम था दलायत फिरोजशाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिरोज तुगलक ने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी कराए, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है टका, विक, अद्दा एवं बी एवं सी। तो बी एवं सी इसका सही ऑप्शन है। मतलब विक और अद्दा जो है ये बोला जाता था उन सिक्कों को जो कि काय के बने थे, चांदी और तांबे के मिश्रण से बने थे। और ये किसने जारी कराए थे विक और अद्दा? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या किसके शासनकाल में थी? सर्वाधिक दास कहाँ थे? किस राजा के शासनकाल में सर्वाधिक दासों की संख्या थी? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो इसका सही आंसर है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा दासों की संख्या थी और फिरोज तुगलक ने ही जो दीवान बंदगान बनाया था, किसके लिए? ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है दास है उनका ख्याल रख पाए, उनका केयर करने के लिए उसने क्या किया था, हेल्प करने के लिए फिरोज तुगलक ने दीवान बंदगान नामक विभाग बनाया था। और सबसे ज्यादा दासों की संख्या भी इसी के शासनकाल में थी। तो जो हमारा तुगलक वंश है वही यहीं पे समाप्त होता है और आगे हम जो है सैयद वंश और लोदी वंश पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।